हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है और हम लोग अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले तो आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता चलूँगा। अब जो भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कंटेंट्स पढ़ाए गए हैं आपको, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से 3 दिन में चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। फिर आपको 1 या 2 वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के लिए दूंगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं कुछ वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा भी दूंगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप उसके लिए भी परेशान न रहिए। चैप्टर 1 का मैं 1 से 2 दिन में कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके क्वेश्चन पूछे जो आपने पूछे वो भी हो जाएगा। तो कहीं भी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, ये है कि आप कंप्लीट पढ़ाई करें और जो चीजें आपको लगता है कि ये नहीं आ रहा है वो आज नोट करके मुझे कल तक बता दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको रिवीजन करा दूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का रिवीजन मोशन का। आपके पास सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है, बस मैं छोटी छोटी बातें आपको नोट कराते बताते चलूंगा, ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पार्टिकल बताया था कि पार्टिकल क्या होता है बेटे। तो पार्टिकल ये होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या हो, नेग्लेजिबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकल बोलते हैं ना। If mass is negligible of unique object या object having negligible mass is defined as particle। ठीक है, तो पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, इवन वी कैन बी अ पार्टिकल। बट अगर हम इसको अपने आप को दूर से देखेंगे या दूर से हमें कोई देख रहा है तो हम भी पार्टिकल के रूप में समझ में आएंगे। ठीक है, फिर आती है बात मोशन की, व्हाट इज द मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या होता है। मोशन को समझने से पहले हमें समझना होगा स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। सबसे पहले स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है बेटे कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन मतलब होता है स्थिति, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरी पोजीशन बनी हुई है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, चेंज किसके हिसाब से, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। कुछ लोग टाइम भी कहते हैं, कुछ लोग सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन सराउंडिंग टाइम दोनों का ही है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को सराउंडिंग या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी को बोला जाएगा कि वो रेस्ट कंडीशन पर है, स्टेट ऑफ रेस्ट है। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर क्या हूँ, स्टेट ऑफ रेस्ट पे हूँ, है ना, क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से, इस बोर्ड के हिसाब से, इस कैमरे के हिसाब से, इस कमरे के हिसाब से, मतलब ये सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं इसके रिस्पेक्ट में हम क्या है, हमारी पोजीशन नहीं बदल रही, तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो गए हम। ठीक है, फिर बात आती है दूसरा स्टेट ऑफ मोशन की। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन होता है बेटे कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग दोनों के हिसाब से चेंज कर रहा है, तो बॉडी कहाँ बोली जाएगी, मोशन में बोली जाएगी। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे कि अगर मान लीजिए आप मूव कर रहे हैं, तो आपके आसपास जो सड़क का किनारा है उसमें पेड़ हैं, पर्सन्स खड़े हैं, दुकानें लगी हुई हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हैं, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप कहेंगे कि बॉडी क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन बेटे दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मतलब इनका कंपेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होगा। दैट मीन्स हम जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट कह रहे हैं तो हम अपने आसपास की चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ उसके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन बदल रही है या नहीं। या स्टेट ऑफ मोशन को भी बोले तो हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है। तो दोनों रिलेटिव टर्म है। अब बात ये आती है कि कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन पे हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम किस सराउंडिंग की बात करते हैं। जैसे मैं स्टेट ऑफ रेस्ट पे हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, इस कमरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन मैं अर्थ पे रहता हूँ और अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो सन के रिस्पेक्ट में हम क्या है, मोशन में है। तो अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे सराउंडिंग के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहे, जैसे इस एग्जाम्पल को आपने समझा। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन दोनों रिलेटिव होते हैं। आप जिससे कंपेयर करोगे उसके अकॉर्डिंग आप स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन करोगे। ठीक है बेटे, फिर स्टेट ऑफ मोशन में दो तीन टर्म आते हैं जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी जब मैं, है ना, आपको वहां पे समझा रहा था कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और
ठीक है। तो इनको चलिए स्पीड के जरिए हम लोग बताते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सबसे पहले क्या हमें नोट करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटे, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से बी तक मूव किया, तो आप ये देखिए कि इसने क्या किया, कुछ पाथ ट्रेवल किया, कुछ पाथ ट्रेवल किया बेटे, है ना। तो ये जो पाथ ट्रेवल किया ये डिस्टेंस बोली जाएगी। जैसे आप ए से मान लीजिए यहाँ पर बी पर गए और बी से सी पर गए, तो ए से बी में जाने में जितने स्टेप्स लगे, आप मान लीजिए पैदल जा रहे हैं, और बी से सी जाने में जितने स्टेप्स लगे, तो टोटल जो पाथ आपने कवर किया वो डिस्टेंस होता है। तो ये क्या है सिंपल बेटे, इट इज पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब बेटा ये कैसी क्वांटिटी है, मैंने आपको स्केलर और वेक्टर बताया था कि ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो उन्हें स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज जो स्केलर और क्या करें मैग्नीट्यूड रखें और साथ ही साथ कुछ सर्टेन डायरेक्शन रखे, जिनकी दिशा फिक्स होगी, भाई इधर की तरफ जा रही है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। उसके एग्जांपल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट को और इस टाइप के क्वांटिटीज को मैंने बताया था। तो डिस्टेंस आपकी बेटे स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है बेटे। अब मीटर से आपको किलोमीटर और किलोमीटर से मीटर में चेंज करना मैंने बताया था, ठीक है, याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो नोट्स में अभी आपको मैं दे रहा हूँ, उसमें लिखा है कैसे किया गया था। बस आपको एक संख्या से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप मीटर से किलोमीटर और किलोमीटर से मीटर में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो आप क्या करें, या अच्छा ये तो उसमें बताया था, सॉरी स्पीड में बताया था, तो स्पीड में जब पहुंचेंगे बताएंगे, फिलहाल यहाँ पे। तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए आप क्या करें, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर का इस्तेमाल करें फॉर्मूले का, तो आप मीटर से किलोमीटर में जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटे कि क्या डिस्टेंस आपकी 0 हो सकती है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो आंसर है नहीं। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपका कभी भी 0 नहीं होगा, या तो वो पॉइंट दोनों सेम, जैसे अगर कोई कह रहा है कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 0 है, इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि वो पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक्चुअली वो एक ही पॉइंट है ना। तो घुमाने के लिए अगर आपसे कोई पूछता है तो ऐसे जवाब दीजिएगा कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा एक ही कंडीशन पे होगा जब दोनों पॉइंट सेम हो। कहने के लिए अलग अलग आप बता रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट सेम है। ठीक है, चलिए डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने जान लिया। डिस्टेंस में अगर कोई समस्या हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी हमको जानना है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर एक ऑब्जेक्ट मूव किया तो उसके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि एक ऑब्जेक्ट मूव किया, यहाँ ए से बी पर गया, तो ये इसने जो ये कर्व लाइन आप देख रहे हो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बॉडी ए से बी पर गई है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेटे डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब आप पहले कहाँ थे और बाद में कहाँ है, सिर्फ उसका डिफरेंस देखता है, ये नहीं देखता कि आप कैसे आए हैं। जैसे मैं क्या करूं, एक सर्कल पे घूम के आ जाऊं, मैं यहाँ पर हाफ सर्कल पे घूम के मैं आ जाऊं, ठीक है, और ये आर रेडियस का है, तो ये भी आर, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं देखा कि आप कैसे आए हो, डिस्प्लेसमेंट ये देखता है कि आप पहले कहाँ थे और बाद में कहाँ, दैट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कैलकुलेट करेगा, 2r। डिस्प्लेसमेंट क्या कैलकुलेट करेगा, 2r। ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ध्यान देने की बात है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी आपको कराए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस बेटे ये होगा, ये है ना, ये रास्ता, ठीक है, तो ये रास्ता कितना होगा, 5r। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट आपने जान लिया क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। आपने जाना कि इसकी क्या है, फिक्स्ड डायरेक्शन है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पहले कहाँ थे और अंत में कहाँ थे, दोनों का। जैसे आपको ये पता लग जाए कि आपका घर यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है,
तो ये क्या आप ऐसे गए हैं यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं ना कि अगर ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट है, तो आपके घर से ये कहाँ गया, नॉर्थ ईस्ट में गया कि नहीं। आपको जब सर्टेन डायरेक्शन पता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या है, ऐसे ऐसे करके जा रहा, तो हम कहीं भी नहीं कह सकते यहाँ पे इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इधर की तरफ जा रहा है, तो ये कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं करता। लेकिन आपका ये डायरेक्शन क्लियर करता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, अब इसका यूनिट भी मीटर होता है। हाँ, ये क्या है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट से आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना, सारी बातें आप फिर से रिवाइज कर लेना, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना। लेकिन मैं बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आपको दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट जानने के बाद बेटे हम लोगों ने आपको बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल भी कराए थे, आगे चैप्टर के एंड होने पर मैं आपको कराऊंगा फिर से, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आपको मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताया था, आपको लिखवाया भी था। आप इसको प्लीज रिवीजन कर लीजिएगा। कोई समस्या हो तो उसमें आप प्लीज मुझे बताएं कि सर इसमें नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का हमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें दिया ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट्स आपके लिए क्या है नहीं समझने जैसा है, मैं उसको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है आज इसको पढ़ लीजिएगा। जो पॉइंट्स नहीं समझ में आए वो मुझे मैसेज या जैसे भी आप बताएं, मैं उसको कल की वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ताकि मेरा ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन मान के चलिए कि आने वाली 2 वीडियोस में हो जाए, फिर आने वाली 2 से 3 वीडियो में आपका सेकंड यूनिट का हो जाए, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, ठीक है। फिजिक्स का पेपर बाद में है, तो बहुत ज्यादा हेडक लेने की भी जरूरत नहीं साइंस का, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है, डिफरेंस देखते हुए आगे चलना है, ठीक है। आगे बेटे देखते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद अब ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमें अब जानने की जरूरत है स्पीड। सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटे, यूनिफॉर्म मतलब इक्वलनेस होता है। तो यहाँ पे इक्वलनेस क्या है, 2 चीजों में, क्योंकि आपकी मोशन में 2 चीजें आती हैं, एक आता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और दूसरा आता है टाइम, ठीक है। तो हम जिसको कंट्रोल कर सकते नहीं उसको हम लोग कहते हैं कि चलने दो इसको। जैसे टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम घड़ी से बैटरी निकाल देंगे तो ये नहीं कहेंगे कि समय रुक गया ना, वो तो आपकी घड़ी में टाइम दिखाना शो बंद करना, मेजर करना बंद कर दिया, टाइम तो चल रहा है। तो वैसे ही बेटे टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो टाइम हम लोग कहते हैं कि भाई हम एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये हम एक फिक्स डिफाइन कर दिए। तो अब हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, उसके मोशन को क्या कर रहे हैं, हर एक 5 मिनट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 5 मिनट में हमने ऑब्जर्व किया, पहले 5 मिनट में तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। सेकेंड आपने टाइम में देखा, सेकेंड 5 मिनट में देखा कि ऑब्जेक्ट फिर क्या की, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो ऐसे मोशन में आप देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल, हर एक 5 मिनट में उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो बॉडी के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऐसा नहीं कर रहा बेटे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में आपको मतलब पता लग गया होगा कि क्या होता है। यूनिफॉर्म में ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटे, अगर ग्राफ पे बनाएंगे, चलिए ग्राफ का सेक्शन मैंने आपको बताया था, फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है। अगर आप डिस्टेंस और टाइम ग्राफ खींचे, स्ट्रेट लाइन आ गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान से डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर क्या रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, तो आपका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा होगा बेटे, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। और अगर क्या है, ये स्ट्रेट लाइन आके कोई कर्व आ रहा है, इस तरीके से कुछ भी एक कर्व अगर नेचर है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म को शो करेगा। मेरे ख्याल से आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए, आती है बात स्पीड की। स्पीड क्या है बेटे? अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करना चालू किया तो वो हर एक टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, स्पीड को देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एक्चुअली आप क्या देख रहे हो, स्पीड देख रहे हो। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या आप कह सकते हो कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग then the time rate of change of distance is defined as the speed. या if an object is moving then distance traveled in given time, distance traveled in the time in fixed time या in given time is defined as the distance speed. अगर आप मान लीजिए घर से चले, आपने अपनी 3 किलोमीटर की दूरी घर से जो स्कूल की दूरी है उसे 10 मिनट में दूरी कर ली, तो आप क्या करेंगे? 3 किलोमीटर को 10 मिनट से जब डिवाइड करेंगे, हालांकि मिनट को पहले हम लोग सेकंड में कर लेते हैं, तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? स्पीड मिलेगी। ठीक है, स्पीड की क्या यूनिट होगी? डिस्टेंस की यूनिट बेटे मीटर और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी बताइए? मीटर पर सेकेंड, है ना। अब उसके बाद ये कैसी क्वांटिटी है बेटे? देखिए, अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा ये स्पीड क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। और बेटे जो भी ध्यान से समझ लीजिए एक चीज, तो आपको हर कॉन्सेप्ट में हेल्प मिलेगी कि जो भी चीज स्केलर क्वांटिटी होगी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जीरो तब होगी जब, भाई ये स्पीड क्या जीरो कब होगी? जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मोशन नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है। जीरो कब होगी? जब ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस को ना चेंज करे। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी ये डिस्टेंस स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में चेंज करना। तो अगर आपको मान लीजिए दे रहा है 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? 5 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आवर्स को क्या कर दीजिए? सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 आवर में 3600 सेकंड, 1 आवर में 3600 सेकंड। आई थिंक शाइन कर रहा था, मैं इसको सही कर रहा हूँ, देख लीजिए अब, है ना। ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 अपॉन 36 या 5 2 5 जा। तो अगर किसी वैल्यू में, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया गया वैल्यू, उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड से। यानी किलोमीटर पर आवर से अगर आपको क्या करना है? मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटे? 18/5 से। और इसके उल्टा नहीं, 5/18 से। और अगर आपको क्या करना है बेटे? मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं? एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में जा सकते हैं बेटे। ठीक है, तो आज के इस रिवीजन वीडियो में आपका इतना ही रहेगा। अगर इसमें भी कहीं समस्या है तो पूछ लीजिएगा बेटे। जो बच्चे न्यूमेरिकल मुझे कह रहे हैं करने को बोला है, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटे। मैं पेशेंस, एग्जाम से पहले ही मैं आपको अच्छा खासा न्यूमेरिकल करा दूंगा। कतई घबराने की बात नहीं, लेकिन आप अपने से भी पढ़ते रहिए, जो ना आए वो भेजते रहिए। चैप्टर 1 का जैसे ही हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल ये रिवीजन कंप्लीट करेंगे, जहां तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसको परसों या कल की वीडियो में कर देंगे। कल मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगा, आपका लगभग 40 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, और उसमें हम कल तक इसको खत्म कर देंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपका इसका न्यूमेरिकल करा देंगे। कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे, कुछ आपको दे देंगे, तो आप एकदम निश्चिंत रहें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी इसमें कहीं प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।